A very good morning students. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. बच्चों मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इतिहास पार्ट 4 किसान और काश्तकार चैप्टर को समझा रही थी। तो आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो बच्चों मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको समझाया, लेक्चर में समझाया था कि कैसे इंग्लैंड में आधुनिक खेती का प्रारंभ हुआ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बच्चों अमेरिका में आधुनिक खेती की शुरुआत, रोटी का टोकरा और रेतीला बर्तन। मतलब अमेरिका कैसे रोटी का टोकरा था तो फिर कैसे रोटी के टोकरे से रेतीले बर्तन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले कि अमेरिका में जिस समय इंग्लैंड के खुले खेतों की बाड़ाबंदी हो रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लैंड में खेतों की क्या हो रही थी, बाड़ाबंदी हो रही थी। तो उस समय यूएसए यानी अमेरिका में कृषि का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ था। तो उस समय अमेरिका में क्या हुआ था बच्चों, कृषि का बिल्कुल भी इतना विकास नहीं हुआ था। देश की 8000 लाख एकड़ भूमि पर क्या थे, वन थे और 6000 एकड़ भूमि क्या थी बच्चों, चरागाहों से घिरी हुई थी। तो उस समय जो अधिकांश भूभाग था अमेरिका का उसमें क्या थे, श्वेत अमेरिकियों का नियंत्रण था। तो 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकियों की बस्तियां जो थी वो पूर्वी तटीय पट्टी एक छोटे से भाग तक की सीमित थी। मतलब 1780 से पहले की बात कर रहे थे जब अमेरिका की बस्तियां जो थी श्वेत अमेरिकियों की बहुत ही सीमित थी। इस समय अमेरिका के कई स्थानीय जन समुदाय थे, अधिकांश कबीले अमेरिका के चरवासी थे, थोड़े से लोग ही स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। कई लोग भोजन संग्राहक तथा शिकार करते थे, वे मछलियां पकड़कर तथा पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। जबकि कुछ लोग मक्का, तंबाकू, कुम्हड़े की खेती करते थे। तो इसके अतिरिक्त अन्य लोग बीवर फल का व्यापार करते थे। वे फल को क्या करते थे, यूरोपीय बाजारों में व्यापारियों के हाथों बेचकर अपनी जीविका का क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी के आरंभ में बदलाव। तो बच्चों 20वीं सदी के आरंभ, ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं। तो 20वीं सदी के आरंभ में बदलाव, 20वीं सदी के आरंभ में बदलाव। तो बच्चों 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका में क्या बदलाव हुए, तो 20वीं सदी के आरंभ में जो था यूएसए का जो भूदृश्य था बिल्कुल ही बदल गया था। श्वेत जो अमेरिकी थे वो पश्चिम की ओर प्रस्थान करने लगे और उन्होंने क्या कर दिया, पश्चिम तट के भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इस भूभाग पर वो विभिन्न प्रकार की कृषि करने लगे। तो फर्स्ट क्या हो गया, कृषि उत्पादन में यूएसए विश्व का अग्रणी देश हो गया। कृषि उत्पादन में जो हमारा अमेरिका था, यूएसए विश्व का क्या हो गया, अग्रणी देश हो गया। अब यूएसए को क्या कहा जाने लगा, अब यूएसए को विश्व का अनाज का कटोरा यानी ब्रेड बास्केट कहा जाने लगा। विश्व का अनाज का कटोरा यानी क्या कहा जाने लगा, ब्रेड बास्केट कहा जाने लगा। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों अमेरिका में गेहूं की खेती और पश्चिमी प्रसार, क्या क्यों अमेरिका को अनाज का कटोरा कहा जाने लगा, क्योंकि अमेरिका में क्या था कि अब गेहूं की खेती का प्रसार होने लगा। अमेरिका में गेहूं की खेती का प्रसार। ठीक है बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं कि 1800 ईस्वी के दशकों में अमेरिका की सरकार ने यही नीति बनाई। पहले तो अमेरिकी इंडियन जो थे मिसिसिपी नदी के पार से उनको निकाल दिया गया, तो इससे वो आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में गेहूं की खेती के विकास के वो जो निम्नलिखित कारण थे। तो अमेरिका में गेहूं की खेती के विकास का सबसे पहला कारण क्या था कि अमेरिका के गेहूं उत्पादक किसान, अमेरिका के गेहूं उत्पादक किसान। तो बच्चों जो अमेरिका में जो किसान थे वो हमारे क्या थे, गेहूं उत्पादक किसान थे। तो बच्चों 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो यूएसए में क्या था, गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। देश में शहरों की जनसंख्या बढ़ रही थी, निर्यात व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप गेहूं की मांग भी बढ़ती जा रही थी, गेहूं के दाम ऊंचे होते जा रहे थे। तो
तो इस बात ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। रेलवे के विस्तार ने गेहूं के निर्यात को और भी अधिक आसान बना दिया। अब गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं को निर्यात के लिए पूर्वी तट पर सरलता से ले जाया जाने लगा। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर अमेरिका में गेहूं क्या था, गेहूं उत्पादक किसान हो गए। नेक्स्ट आता है कृषि में नई तकनीक का प्रयोग। कृषि में नई तकनीक का प्रयोग, अब हम बात करने जा रहे हैं कि कृषि में नई तकनीक का प्रयोग। तो 19वीं शताब्दी के दौरान यूएसए के किसान पश्चिम की ओर चले गए। अब उन्हें नई भूमि पर खेती करने को मिल गया, अतः आवश्यकता के अनुसार उन्होंने क्या किया, कृषि यंत्रों में सुधार करना आरंभ कर दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जब वे पश्चिमी प्रेयरी के पास पहुंचे तो उनके हल जो थे वो बेकार हो गए थे, तो जिनका प्रयोग वो पूर्वी तटीय प्रदेशों में करते थे। लेकिन जब पश्चिमी प्रदेशों की ओर उन्होंने मूवमेंट किया तो अब प्रेयरी का प्रदेश क्या था, घनी घास से ढका हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेयरी प्रदेश क्या होते हैं, घनी घास से ढके रहते हैं। तो जिसकी जड़ें क्या थी बच्चों, काफी कठोर थी। तो मिट्टी में से ये जड़ निकालने के लिए उन्हें नए हलों का विकास करना पड़ा। तो इनमें से कुछ हलों की जो लंबाई थी वो 12 फुट तक थी और उनका अगला पहिया क्या था, छोटा बड़ा था। तो 1830 के दशक से पहले यूएसए में क्या था, अनाज की फसल की कटाई दराती तथा क्रेडल से की जाती थी। मतलब 1830 से पहले जो थी अमेरिका में फसल की कटाई कैसे की जाती थी बच्चों, क्रेडल से की जाती थी, क्रेडल से की जाती थी। तो कटाई के दौरान क्या होता, हजारों स्त्री पुरुषों को अनाज की फसल काटते देखा जा सकता था। तो 1831 में साइरस मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाले पहले यंत्र का आविष्कार किया। तो बच्चों 1831 में साइरस मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाले पहले यंत्र का इस्तेमाल किया। तो उदाहरणार्थ साइरस मैककॉर्मिक ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था कि 16 आदमी हंसियों से इतना काम कर देता था। मतलब 16 आदमियों के बराबर ये जो यंत्र था वो काम कर देता था। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ज्यादातर किसान कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग करने लगे। इनमें एक मशीन गेहूं की 50 एकड़ फसल को 2 सप्ताहों में काट सकती थी। तो ये क्या था बच्चों, कृषि में नई तकनीक का प्रयोग। अब हम बात करते हैं क्या फायदे हुए। तो उसके क्या फायदे हुए, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसके क्या फायदे हुए। तो गेहूं की मांग क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी और कीमतें बहुत ऊंची थी। तो अतः धनी किसान क्या हो गया, अधिक से अधिक फसल को काटकर बहुत ज्यादा लाभ कमाने लगा। तो इन मशीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, घास हटाने, जमीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। मतलब इन मशीनों ने मोस्टली जो वर्क था उसको बहुत इजी कर दिया। विद्युत से चलने वाली ये मशीनें इतनी उपयोगी थी कि इनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। तो नई मशीनों द्वारा बुआई के लिए खेत तैयार करने में भी सरलता हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातकों में से एक बन गया। तो ये इसके फायदे हुए थे। नुकसान भी कुछ झेलना पड़ा। तो नुकसान क्या था बच्चों, सबसे पहला बेरोजगारी। अब जाहिर सी बात है कि मशीनों का जो प्रयोग बढ़ गया तो क्या हो गया कि बिजली चालित मशीनों के आगमन से क्या हो गया, मजदूरों की आवश्यकता काफी कम हो गई। क्योंकि एक मशीन 20-25 लोगों का एक साथ काम कर रही थी, तो इससे क्या हो गया कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। तो महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत ये हो गई कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था, अर्थात आवश्यकता से बहुत अधिक था। दूसरा क्या हो गया बच्चों, कृषि महामंदी। दूसरा नुकसान क्या हुआ, कृषि महामंदी। ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं कि 1920 के दशक के पश्चात किसानों को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा कि अनाज का उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ढेरों के ढेरों बिक ना पाए। अनाज के गोदाम पूरी तरह से भरे हुए थे।
आखिर अनाज को चारे के रूप में क्या करना पड़ा, पशुओं को खिलाना पड़ा। मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा किसानों ने अनाज का उत्पादन कर दिया था और उतनी उसकी बिक्री हो नहीं पा रही थी। तो ये बचे हुए अनाज को क्या करना पड़ा, मजबूरी में उनको पशुओं को चारे के रूप में देना पड़ा। तो गेहूं का दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था। तो ये क्या हुआ, कृषि मंदी का असर देखने को मिला। नेक्स्ट है बच्चों गरीब किसानों की दुर्दशा। गरीब किसानों की दुर्दशा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि गरीब किसानों के लिए ये जो मशीनें थी ये अभिशाप बनकर आई थी। किसानों ने ये सोचकर मशीनें खरीदी थी कि गेहूं के दाम ऊंचे होंगे तो उन्हें काफी लाभ होगा, परंतु क्या हुआ, इसके विपरीत हुआ। गेहूं के दाम ऊंचे हो गए लेकिन गेहूं की इतनी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्या था बच्चों, ऋण की समस्या। तो जाहिर सी बात है कि किसानों ने पैसा उधार लेकर मशीनों को खरीदा था, परंतु उनके लिए ऋण चुकाना क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि गेहूं की इतनी ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी। तो अतः उन्होंने अपने खेत छोड़कर कहीं और काम की तलाश के लिए जाना पड़ा। तो ये सब हमारा क्या था, ये इसके नुकसान भी थे और फायदे भी थे। तो जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में गेहूं की खेती का स्वरूप, तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं थी। तो संसार के प्रमुख गेहूं उत्पादकों में अमेरिका भी शामिल है। गेहूं की खेती संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी क्षेत्र में मुख्य रूप से होती थी। कहाँ होती थी इसकी खेती, प्रेयरी क्षेत्र में मुख्य रूप से होती थी। तो प्रेयरी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, प्रेयरी क्षेत्र को अमेरिका की गेहूं की पट्टी कहा जाता था। गेहूं की पट्टी, तो किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता था, तो बच्चों प्रेयरी क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता था। प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियां बहुत अच्छी थी। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जो गेहूं की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती थी। तथा गेहूं की खेती के लिए वहां उपयुक्त तापमान भी उपलब्ध था। यहाँ तापमान में क्रमिक वृद्धि देखने को मिलती थी, जिसके फलस्वरूप क्या होता था, फसल बहुत अच्छी होती थी, दाने पुष्ट होते थे। समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ मशीनों का उपयोग भी बिना रुकावट के बहुत आसानी से किया जा सकता था। मशीनी खेती के कारण ज्यादा मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर जो प्रेयरी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां थी वो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त थी। तो अमेरिका में गेहूं की विभिन्न फसलें अलग अलग क्षेत्रों में होती थी। तो इसमें निम्न प्रमुख है। सबसे पहला क्या था कि गेहूं की जो विभिन्न फसलें थी अमेरिका में निम्नलिखित क्षेत्रों में होती थी। सबसे पहला हमारा क्षेत्र था बसंतकालीन गेहूं। बसंतकालीन गेहूं, ठीक है बच्चों, बसंतकालीन गेहूं। तो बसंतकालीन गेहूं की जो पैदावार थी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में होती थी। कहाँ होती थी, उत्तरी भाग। तो बसंतकालीन गेहूं की शुरुआत पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में होती थी। इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता था। तो इस उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था बच्चों, विश्व की रोटी की टोकरी। इस भाग को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता था। गेहूं की यह फसल 3-4 महीनों में तैयार हो जाती थी। तो बसंत ऋतु में यहाँ गेहूं उपजाया जाता था। इस क्षेत्र का गेहूं क्या होता था, बहुत कड़ा होता था, और लेकिन उसकी रोटी क्या होती थी, बहुत ही मुलायम होती थी। यहाँ गेहूं के बड़े बड़े फार्म हैं या बिना सिंचाई के मशीनों द्वारा खेती की जाती है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, हम उत्तरी भाग को विश्व की रोटी का टोकरा कहते हैं। नेक्स्ट था बच्चों शीतकालीन गेहूं। तो नेक्स्ट हमारा था शीतकालीन गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था शीतकालीन गेहूं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में शीतकालीन गेहूं की पैदावार होती थी। तो उत्तरी भाग में हमारी वसंतकालीन गेहूं की पैदावार होती थी और उत्तरी पूर्वी भाग में शीतकालीन गेहूं की पैदावार होती थी। यहाँ उपजाया जाने वाला गेहूं भी क्या होता था, बहुत कड़ा होता था, लेकिन पूर्वी भाग में ज्यादा आर्द्रता मिलने के कारण मुलायम गेहूं की उपज होती थी। तो यहाँ गेहूं सर्दियों की फसल है और यहाँ कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों व खाद का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों ये था हमारा बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं। अब हम बात करते हैं कि रोटी के टुकड़े से रेत के कटोरे तक का मतलब क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का क्या बन गया था,
रोटी का टुकड़ा बन गया था, तो रोटी के टुकड़े से रेत के कटोरे में कैसे परिवर्तित हो गया, तो उसकी हम बात करते हैं कि 1930 के दशक में देश के दक्षिणी मैदानों में क्या होने लगा बच्चों, अमेरिका के दक्षिणी मैदानों में धूल भरी आंधियां चलने लगी। 7 से 8,000 फुट की ऊंचाई पर धूल की काली चादर छा जाना एक आम बात हो गई। लोगों की आंखें गला तक धूल से भर जाता था, पशुओं का दम घुटने लगा, बड़ी संख्या में पशु मरने लगे, नदियों का जल धूल से भर गया, जिससे क्या हो गया कि मछलियां मरने लगी, मृत पशु पक्षियों के ढेर जो जगह जगह दिखाई देने लगे। तो धूल भरी आंधियों ने मशीनों को भी नहीं छोड़ा, ट्रैक्टर तथा अन्य मशीनें इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गई थी कि उनकी मरम्मत कर पाना भी क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। प्रत्येक वर्ष वर्षा का अभाव बढ़ता गया, जिसके कारण लोगों को क्या करना पड़ा, सूखे का सामना करना पड़ा। तो ये सभी मौसमी जो बदलाव थे वनस्पति आवरण के समाप्त होने का परिणाम थे। किसानों ने ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र प्राप्त करने के लालच में क्या कर दिया था, अब उनको लग रहा था कि गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका में, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र प्राप्त करने के लालच में क्या कर दिया, वनस्पति के आवरण को ही बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तो जब हम नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यही आपदाएं आएंगी। तो मिट्टी को क्या कर दिया उन्होंने, उलट पुलट कर दिया, और इससे क्या हो गया कि फंसी घास को जड़ों से उखाड़ दिया था। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो अमेरिका रोटी की टोकरी कहलाता था वो क्या बन गया, रेतीला बंजर बन गया। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अमेरिका में आधुनिक खेती की शुरुआत कैसे हुई और कैसे अमेरिका रोटी का टोकरा मतलब गेहूं का उत्पादन अमेरिका में बहुत ज्यादा होता था, जिस वजह से अमेरिका को विश्व की रोटी का टोकरा कहा जाता था, और कैसे अमेरिका रोटी के टोकरे से रेतीले बंजर में बदल गया। So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class.